हमने पिछले सेशन में पूरी कायनात को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमने कहा था कि एवरीथिंग कैन बी डाउटेड। फिर उस डाउट करते-करते पूरी दुनिया जब हमने बर्बाद कर दी, तो एक ट्रुथ पे हम पहुँचे थे, वो ये था कि दैट आई एम डाउटिंग कैन नॉट बी डाउटेड। हमने उसका क्रिटिसिज़्म भी देखा, तो आगे बढ़ते हैं। डेकार्ट के लिए ये तो फर्मली एस्टैब्लिश हो गया। फिर हमने देखा कि वहाँ से ये भी एस्टैब्लिश हुआ कि सही और गलत के बीच में क्राइटेरिया क्या है, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़। अब हम वापस करते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इस दुनिया को जिसको बर्बाद हमने किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह हम उसको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश अब करेंगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट नहीं, वो तो दैट वाज़ न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। देयर वाज़ अनदर प्रोजेक्ट द यूएस रन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, पता नहीं उसका नाम क्या था, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो वैसे ही अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, पूरी कायनात को। हमारा क्लियरनेस और डिस्टिंक्टनेस का भी क्राइटेरिया डिसाइड हो चुका है कि दैट इज़ द क्राइटेरिया टू डिसाइड बिटवीन विच आइडियाज़ आर ट्रू, विच आइडियाज़ आर फॉल्स। अब आइडियाज़ के बारे में कॉमन सेंस है कि दे कैन आइदर बी इनेट और दे कैन बी derived फ्रॉम आउटसाइड एक्सपीरियंस और दे कैन बी प्योर इन्वेंशंस, सिंपल एज दैट। यही 3 कैटेगरीज हैं। बट ऑफ ऑल द आइडियाज़, उन सब में एक इनेट आइडिया ऑफ बीइंग वो हमारे अंदर है, जो इटर्नल है, omniscience omniscience रखता है, omnipotent है। He is the source of all goodness and truth. He is the creator of all things, and in some having in himself all those qualities, all those things in which we can clearly note some perfection, जो इनफाइनाइट है। कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है इसमें, ये जो हमारे अंदर ये थॉट है। अब ये जो थॉट है हमारे अंदर, डेकार्ट सवाल पूछते हैं, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस आइडिया इनसाइड अस। ये जो तस्वुर खुदा है हमारे अंदर, इसका कॉज क्या हो सकता है? बाय द डेफिनेशन, ये खुदा जो इस डेफिनेशन में था। डेकार्ट कहते हैं जो भी इसका कॉज हो, द कॉज हैज टू बी इक्वल टू द इफेक्ट इफ नॉट मोर। कॉज मतलब नथिंग कैन कॉज अ बिगर इफेक्ट देन इटसेल्फ। डेकार्ट आगे कहते हैं मैं खुद इसका कॉज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद एक फाइनाइट बीइंग हूँ। आई कैन नॉट बी द कॉज ऑफ एन इनफाइनाइट आइडिया। हेंस ये जो आइडिया है, इसको बनाने वाला कोई इक्वली परफेक्ट कॉज होगा। ये जो इनफाइनाइट परफेक्ट बीइंग है, यही खुदा है। अब इसमें ऑब्जेक्शन हम कर सकते हैं कि ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिवली, दोनों साइड से हो सकता है। इनफाइनाइटली नॉन एग्जिस्टिंग, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इनफाइनाइटली नॉन एग्जिस्टिंग भी हम खुद अपने अंदर नहीं डाल सकते, तो इससे दोनों चीज़ें साबित हो सकती है। तो डेकार्ट पॉइंट्स आउट कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये हमारे अंदर जो आइडिया है वो पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो नेगेटिव सेंस में होता तो हमको अपना आप उसके कंपैरिजन में मोर परफेक्ट लगता, लेकिन हमको अपना आप उसके कंपैरिजन में लेस परफेक्ट लगता है। दैट मीन्स ही इज इन द पॉजिटिव सेंस ऑफ द टर्म परफेक्ट। डेकार्ट इस प्रूफ को, ये तो ऐसी लगे हाथ वाली बात है, उनका पूरा फलसफा इसी पे डिपेंड करता है, खुदा के तसव्वुर पे। तो इस वजह से ही डेडिकेट्स मोर टाइम टू इट। मोर टाइम डेडिकेट करने में वन ऑफ द थिंग्स यू माइट हैव हर्ड लाइक अ बिलियन टाइम्स अब तक, द नेसेसरी बीइंग आर्ग्यूमेंट, द ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये आपने बहुत सुना होगा, बहुत डिबेट्स वगैरह में यूज होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। डेकार्ट इसमें ऐड करते हैं ये प्रूफ। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, मी माई सेल्फ, मेरे पेरेंट्स, इतनी सारी चीज़ें जो कायनात में, इनका कॉज क्या हो सकता है। फिर वो आगे बात करते करते इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दिस कैन बी प्रूव्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ द आइडिया ऑफ ए परफेक्ट बीइंग, जिसने इस सब को क्रिएट किया है। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ इसके एग्जिस्टेंस का इज ऑन्टोलॉजिकल. दे ऑन्टोलॉजिकल मीन्स जिसके एग्जिस्टेंस ही उसके एग्जिस्टेंस का सबूत है. A discussion on his existence would prove that he exists. ये कहने का मतलब है. Ontological means that which relates to the being of a thing. So he is saying that the being of God would become a proof of his being. Let's see how. इस argument के हिसाब से the argument, the existence of God, it follows from the very idea of perfect being. Just as equality of three angles of a triangle is equal to two right angles. This follows from the very idea of triangle. जैसे the idea of triangle से तीन sides 180 degree angle, ये वेरी आइडिया ऑफ ट्रायंगल में ऑलरेडी छुपा हुआ है. तो तस्वुर खुदा में एग्जिस्टेंस ऑलरेडी छुपी हुई है. ये एसेंस है उसकी. द मोस्ट परफेक्ट बीइंग cannot be thought without at the same time thinking of him actually being existing. जब तक आप उसकी एग्जिस्टेंस उसमें ना जोड़े तब तक वो मोस्ट परफेक्ट बीइंग का तस्वुर हो ही नहीं सकता. डेकार्ट ने ये जो बात कही ये पहले नहीं है ये बात करने वाले. इन्होंने इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में जिंदा किया. ये बहुत पहले से ये बात होती आ रही थी. सबसे ज्यादा ये मशहूर है एज सेंट एंसेलम्स आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. वी वुड स्पेंड सम टाइम ऑन दिस आर्ग्यूमेंट. हम इसको we would try to look at it from different ways. पहले जो हमारा सुपरफिशियली मतलब कोई भी हम में से इवन इफ यू डोंट हैव अ सोफिस्टिकेटेड फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड यू कैन से कि ये जो ये द आइडिया ऑफ समथिंग एंड एक्चुअल एग्जिस्टेंस इसमें it doesn't quite end up because quite add up because we can think of, say for example, a winged horse, uh, but there might not actually be a winged horse existing. तो डेकार्ट इसके बारे में कहते हैं कि ये जो विंग्ड हॉर्स है उसका एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस कैन बी प्रेडिकेटेड अपॉन इट. लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूँ उसके उसकी डेफिनेशन में ही एग्जिस्टेंस है. सो इट वुड बी लाइक इफ यू से गॉड डजंट एग्जिस्ट यू आर सेइंग दैट व्हिच एग्जिस्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट. डेकार्ट ये कह रहे हैं. विंग्ड हॉर्स के नाम में विंग्ड हॉर्स के तस्वुर में एग्जिस्टेंस छुपी नहीं है. ये एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है. डेकार्ट ये कह रहे हैं. तो मैंने कहा कि डेकार्ट हैज बीन मतलब ही इज एक्चुअली रिफाइनिंग सेंट एंसेलम्स आर्ग्यूमेंट. इन फैक्ट इट इज आर्ग्यूड दैट ही वाज सिंपली कॉपी पेस्टिंग इट इन डिफरेंट वर्ड्स. एंसेलम का आर्ग्यूमेंट क्या है? एंसेलम कहते हैं consideration demonstrates the word God to mean that which must be thought as what is greatest. के तस्वुर खुदा उस चीज के बारे में है जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये सबसे अजीम हस्ती है, ग्रेटेस्ट. बट टू बी एक्चुअली एज वेल एज इन थॉट, कि ये जो हमारे सोच में है इसके अलावा एक्चुअली दुनिया में होना, it is greater than being only in thought. Therefore, God exists not only in thought but in fact. क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि he only exists in thought, then by our definition, he is not that which above which nothing greater can be thought. Above it, we can think of a bigger thing. What? A God that exists. So this proof makes God's existence dependent on the thought of it. God exists because we think of a perfect idea which we call God. डेकार्ट खुद कहते हैं कि नहीं मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा. माई आर्ग्यूमेंट इज डिफरेंट. डेकार्ट कहते हैं कि एंसेलम का आर्ग्यूमेंट डिपेंड्स अपॉन थॉट. माई आर्ग्यूमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन थॉट ऑफ ए परफेक्ट बीइंग. माई आइडिया इज डिपेंडेंट ऑन बीइंग इटसेल्फ.
वो है ही क्या? डेकार्ट कहते हैं व्हाटएवर वी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टिवली परसीव टू बिलोंग टू बी ट्रू एंड अनअल्टरेबल नेचर ऑफ एनीथिंग, टू इट्स एसेंस, टू इट्स फॉर्म, दैट मे बी प्रेडिकेटेड ऑफ इट। मतलब मैं उसकी हस्ती के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे तसव्वुर के बारे में बात नहीं कर रहा। उसकी हस्ती में बीइंग है, होना है उसकी हस्ती में। सेठ अंसलम क्या कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो खुदा हाईएस्ट बीइंग है। अब हाईएस्ट बीइंग के अंदर बीइंग होना नेसेसरी है। ठीक? तो ये था नटशेल में ये आर्गुमेंट, बट वी आर गोइंग टू स्पेंड मोर टाइम ऑन इट। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यूज एज वेल। सेंट एंसलिम ने जब ये बात की थी फर्स्ट टाइम, तो उनको क्रिटिसाइज किया गया। सेंट एंसलिम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं कि देयर इज अ फूल हु सेज देयर इज नो गॉड। ही कॉल्स हिम अ फूल। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि जिन्होंने उनका जवाब लिखा, गॉनेलॉन ने, उन्होंने उनके रेस्पॉन्स का टाइटल रखा इन ऑन बिहाफ ऑफ द फूल। तो वो कहते हैं कि अगर जो एंसलिम ने बात की, अगर हम इसको आगे अप्लाई करें कहीं और, तो वी वुड हैव एब्सर्ड कंक्लूजन्स। और वो एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं वी कैन थिंक ऑफ द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड, वी कैन थिंक ऑफ द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड। अगर इस आर्ग्यूमेंट को हम अप्लाई अब इस पे करें, सो द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड, अगर हम कहें कि डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट इज नॉट द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड, बिकॉज एग्जिस्टेंस वुड बी देयर इन द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड। मे बी उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। इट वुड एग्जिस्ट ओनली इन थॉट इफ वी से इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, then the most perfect island also exists. See? So the point is, if we deny that such an island exists, then it is not the most perfect conceivable island. Anselm इस argument को respond करते हैं, and he does it like it's a good response. It's not a weak response. Anselm कहते हैं कि ये जो आइडिया तसव्वुर खुदा है, जो द आइडिया ऑफ गॉड इज यूनिक, ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ इस पे अप्लाई हो सकता है, ये नहीं हो सकता किसी और पे अप्लाई। सो ही इज एम्फेसाइजिंग द यूनिकनेस ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड। क्या कहते हैं द एलिमेंट इन द आइडिया ऑफ गॉड विच इज लैकिंग इन द नोशन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट आइलैंड इज नेसेसरी एग्जिस्टेंस। कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो मोस्ट परफेक्ट आइलैंड है एंड मोस्ट परफेक्ट बीइंग है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि तसव्वुर खुदा आइडिया ऑफ गॉड में necessary existence already है पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, वाइल मोस्ट परफेक्ट आइलैंड की डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है नेसेसरी एग्जिस्टेंस। फिर ये इसको फर्दर एलॉबरेट कहते हैं, अगर आप कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट ले इंक्लूडिंग दिस परफेक्ट आइलैंड, then by definition it is part of this contingent world. The most perfect island is just a piece of land surrounded by water, and thus it is part of the physical world. So it is by definition a dependent reality. Now it is, if it is a dependent reality, that means it can exist or it cannot exist. There are both possibilities. So when we say it doesn't exist, there is no contradiction of terms. But अगर हम खुदा के बारे में ये कहें कि he does not exist, then there is a contradiction of terms, because God by definition is that which exists. So he has, philosophically speaking, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है। अगर हम इसको ज़्यादा और डिटेल में जाएंगे, ही हैज़ एक्चुअली रेस्पॉन्डेड टू इट। सो मसला खलास। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? एंसर पुरानी बात है, रेने डेकार्ट नई बात है। रेने डेकार्ट 1600 की बात है। तो रेने डेकार्ट ने जब इसको एंड रेने डेकार्ट इज लाइक द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, जब उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, नो डाउट ही सेज कि ही हैज़ यूज्ड इट इन अ डिफरेंट वे। द थिंग इज, बाय डूइंग दैट ही मेड इट लाइक टॉक ऑफ द टाउन, ने इसको बहुत मशहूर कर दिया। ही मेड इट वेरी फेमस, एंड दैट्स वेयर इस पे और ज़्यादा बात शुरू हो गई, एंड मोर क्रिटिसिज्म, मोर
support started pouring in for this argument. So it is because of Descartes that it is being discussed. Descartes के लिए he treats existence as a characteristic which a thing can have or cannot have. ठीक, तो about a thing X, we can think of it having the property of existence the way we can think of it having the property of color green. So this thing can have a green color, this thing cannot have a green color. Similarly, a thing can have existence or cannot have existence. So the essence or defining nature of each kind of thing includes certain predicates. और डेकार्ट का जो ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट है ये कहता है ये डिफाइनिंग प्रेडिकेट्स में से एक एग्जिस्टेंस भी है. जैसे इंटरनल एंगल्स आर इक्वल टू टू राइट एंगल्स, ये नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक है ट्राइंगल का. सो एग्जिस्टेंस इज ए नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सुप्रीमली परफेक्ट बीइंग. A triangle without its defining properties would not be a triangle. अगर वो 290 डिग्रीज नहीं है तो वो ट्राइंगल ही नहीं है. सिमिलरली गॉड विदाउट एग्जिस्टेंस वुड नॉट बी गॉड. The all important difference is that in the case of triangle we cannot infer that any triangles exist, क्योंकि existence triangularity की essence नहीं है. लेकिन in case of a supremely perfect being we can infer existence. Why? Because existence is an essential attribute without which no being would be unlimited and unlimitedly perfect. ये जो दूसरी बात इन्होंने बोली, अब इसमें हमारे दिग्गज उस्ताद इमैनुअल कैंट क्या कहते हैं. इमैनुअल कैंट इसको रिजेक्ट करते हैं. एंड व्हेन वी से इमैनुअल कैंट रिजेक्ट्स इट, नाउ यू हैव टू टेक इट सीरियसली. अब आप इसको मजाक में नहीं ले सकते. कोई और फिलोसफर रिजेक्ट करेगा तो यू माइट से कि ओके डज नॉट नो, इसको क्या पता. बट व्हेन इमैनुअल कैंट रिजेक्ट्स समथिंग इज लाइक द बॉस इज रिजेक्टिंग समथिंग. क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि बात तो सही है, बात आपने गलत की नहीं. ये जो आपने क्लेम किया कि आइडिया ऑफ एग्जिस्टेंस ये कंसेप्ट ऑफ गॉड के अंदर ही छुपा है, ट्रू, कोई गलत बात नहीं कही. ये क्या हो गया? हमने वो 4 स्टेटमेंट्स की बात की थी. सो इट इज एन एनालिटिक स्टेटमेंट. सो गॉड एग्जिस्ट्स, ये एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है. इट डिड नॉट से समथिंग न्यू अबाउट गॉड. ये गॉड की डेफिनेशन के अंदर ही है एग्जिस्टेंस. कहते सही बात है. कहते बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 angles of a triangle, they are analytically linked to 90 degrees. कहते आप 3 angles of a triangle बोले या 90 डिग्री बोले सेम थिंग. कहते ये भी मैं बिल्कुल माना, जैसे कह रहे हो वैसे ही है. कहते दोनों केसेस में द प्रेडिकेट इज नेसेसरीली लिंक्ड टू द सब्जेक्ट. खुदा के साथ एग्जिस्टेंस नेसेसरी है. कहते लेकिन इससे ये फॉलो नहीं होता that the subject which is being predicated upon actually exists. ये इससे साबित नहीं होता. कहते कैंट कि एनालिटिकली ट्रू देखिए क्या है. इफ a triangle exists, it must have 3 angles. If a triangle exists, the sum of its angles must be 2 right angles. कैंट कहते हैं if becomes a very important thing here. And if there is a God, he must exist. If there is a infinitely perfect being, then that perfect being must exist. Kant के words में, to posit a triangle and yet to reject its 3 angles is self-contradictory. But there is no self-contradiction in rejecting the triangle altogether with all its angles. Same holds true for the concept of absolute necessary being. To posit an absolutely necessary being and then to reject its existence is contradictory. But to reject the concept wholesale is not contradictory. ये कैंट साहब ने इस पे फतवा लगा दिया. आगे बढ़ते हैं. अभी हम इसी को फर्दर डिस्कस करेंगे. अभी रहा नहीं, खत्म नहीं हुआ. देयर इज मोर टू इट. ये जो हमारे ऑन्टोलॉजिक की प्रूफ है ना, इट इज बेस्ड ऑन एन एजम्पशन. अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे कलर, टेस्ट, इट कैन बी ग्रीन, इट कैन नॉट बी ग्रीन.
इट कैन बी हैवी, इट कैन नॉट बी हैवी। ये जो ये प्रॉपर्टीज है, हमने ऐसे ही एग्जिस्टेंस को भी एज अ प्रॉपर्टी माना कि इट कैन हैव एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट हैव एग्जिस्टेंस, राइटली सो। डेकार्ट कहते भी यही है, हमने भी यही कहा। अनफॉर्चुनेटली fictional entities do not form a class distinguishable from other objects by virtue of their having non-existence। कहने का मतलब, गोल्ड माउंटेन्स दे डू नॉट फॉर्म अ क्लास ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। इसको मैं फर्दर डिफाइन करूंगा अच्छे से इन सम मोमेंट्स। एक नॉन एग्जिस्टेंट मैंगो जो होगा, ए नॉन एग्जिस्टेंट मैंगो, उसके पास सभी वो क्वालिटीज होंगी जो एक एग्जिस्टेंट मैंगो में होंगी। सिमिलरली ए नॉन एग्जिस्टिंग गॉड would not differ from an existing god. There would be no difference between the two. ये जो ये नॉन एग्जिस्टेंस वाला क्लास डिस्टिंग्विशेबल है, इसको we will talk about it again. But for now, what we are saying that a non-existing mango, it would have all the qualities which a existing mango would have. वो ग्रीन होगा, वो भी ग्रीन हो सकता है, वो जूसी होगा, वो भी जूसी हो सकता है। तो दोनों केस में एग्जिस्टेंस इज द ओनली थिंग दैट डिफर्स। सिमिलरली एक एग्जिस्टिंग खुदा और नॉन एग्जिस्टिंग खुदा की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी। Hence, the question is not whether God exists or not. The real question is कि जो तस्वुर खुदा हमारे पास है, that if that does that God exist or not. जैसे क्रिश्चियंस कहते हैं God is love. Can we show that God is love? जैसे हमारे खुदा पर्सनल ट्रांसेंडेंटल, कैन वी शो दैट देयर इज अ पर्सनल गॉड वी कैन प्रे टू? तब उसकी एक्चुअलिटी फॉलो होती है उससे, अदरवाइज नहीं होती है। जैसे इफ आई कैन शो यू ए येलो जूसी फ्रेग्रेंट मैंगो ऑन द टेबल, तब ऑटोमेटिकली इसकी एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो गई। व्हेन आई शो यू इट, ये ऐसे तो मैं तस्वुर में तो आपको एक येलो जूसी मैंगो तस्वुर में भी हो सकता है, वो रियलिटी में भी हो सकता है, लेकिन जब मैं आपको वो दिखाऊँ रियलिटी में, तब उसकी एग्जिस्टेंस खुद से साबित हो गई। अब कुछ नहीं करना है फर्दर। सिमिलरली खुदा के लिए भी, तस्वुर खुदा में जो खुदा है वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। जब आप मुझे वो दिखाओगे, अब वो है, नाउ हिज एग्जिस्टेंस इज प्रूवन। अब वो सिंथेटिक स्टेटमेंट हो गया, इससे पहले एनालिटिक स्टेटमेंट था। वन थिंग इज सर्टेन, दैट concepts which are in our mind, they are not things in themselves. कहते हैं ना, if wishes were things, beggars would ride cars, and certainly nobody would ever suffer from any want. Unfortunately, the truth is, no amount of thinking intensely it can produce an actual thing. आप कितना भी ध्यान लगा के सोचे कि let there be this thing, let there be this thing, it would not create that thing. At most, from a concept, we can deduce another concept, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। डेकार्ट खुद पॉइंट आउट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल उसकी डेफिनेशन से फॉलो करते हैं, लेकिन हमको ये पता है मैथमेटिक्स में जो हम प्रोपोजिशंस यूज करते हैं वो रियल लाइफ से नहीं लिए होते हैं। पॉइंट की डेफिनेशन, इट्स नॉट टेकन फ्रॉम रियल लाइफ, दीज आर एज्यूम्ड। हेंस उससे जो हम डिड्यूस फिर करते हैं, वी कैन प्रोसीड फ्रॉम वन प्रोपोजिशन टू अनदर, वी कैन डू दैट, but these proportions do not come from empirical proportions but as a result of deduction. Similarly, we can proceed from a perfect idea, हम ये कर सकते हैं, and then we can even prove the existence of perfect being, लेकिन इससे ये साबित नहीं हुआ कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जैसे हम पॉइंट की डेफिनेशन से लाइंस, कर्व्स, ट्रायंगल ये सब कुछ कर सकते हैं, बट इट डज नॉट प्रूव दैट अ पॉइंट एग्जिस्ट्स रियली। इसके आगे I still remember I have to describe that non-existence wala class. We'll do that in the end. ये जो ये ontological proof है, it is based on self-contradictory terms. क्या है? Necessary being. कहा जाता है कि ये जो दो terms हैं, ये contradictory है। कैसे? If God is necessary, then it can be expressed in analytical proportions only. Analytic proportion जो कोई नया इल्म नहीं देता है, that means सिर्फ definition बताई जा सकती है इसकी। एनालिटिक प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल
बैचलर्स आर अनमैरिड. इट डजंट टेल यू एनीथिंग न्यू. ये अनमैरिड होना उसकी डेफिनेशन में है. सो अगर गॉड क्या नेसेसरी होना उसकी डेफिनेशन में ही है, तो इट कैन बी ओनली एक्सप्रेस्ड एज एन एनालिटिक प्रोपोर्शंस, जैसे लॉजिक है, जैसे मैथमेटिक्स है. लेकिन एनालिटिक स्टेटमेंट्स रियलिटी के साथ डील नहीं करते. रियलिटी में जो स्टेटमेंट्स होंगे वो हमेशा सिंथेटिक होंगे, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस ऐड होगा. जैसे दिस मैंगो इज जूसी. अब ये एनालिटिक स्टेटमेंट नहीं है, ये ऐड कर रहा है मैंगो के कंसेप्ट में जूसी होने का कंसेप्ट, और ये सिर्फ एक्सपीरियंस से पता चल सकता है. आप उसको टेस्ट करेंगे, जूसी मिला. सो सच proportions डू नॉट डील विद एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स. अब अगर खुदा एग्जिस्ट करता है और वो हमें एक्सपीरियंस से पता चल सकता है, खुदा, the then this thing, his existence, is not part of his being. Then it cannot be expressed as analytic statement but as a synthetic statement. That means necessary नहीं है वो being, वो probable है, depending upon our experience of it or not. ठीक, कैंट कहते हैं that such a being, if it's existing, can only be given by experience. But we know कि कोई भी empirical proposition जो हो सकती है, आप उसको कितनी करोड़ों बार ये करें वेरीफाई, आप उसको तब भी प्रोबेबल ही मानते हैं. ये जो मैंगो जूसी है, आपने इसको टेस्ट किया, ये जूसी है, इससे साबित नहीं हुआ आप भी कि ये जूसी है, ये वेरीफाई हुआ कि ये जूसी है. अभी वेरिफिकेशन हम 1000 बार कर सकते हैं. सो प्रोबेबली इट वुड बी नेक्स्ट टाइम जूसी एज वेल, बट डज दैट प्रूव इट इज जूसी? नो. तो ये मसला, द प्रेडिकेट ऑफ एनी सिंथेटिक प्रोपोर्शन कैन बी डिनाइड विदाउट इन्वॉल्विंग इन ए सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन. सो इफ देयर इज अ लविंग गॉड, देयर इज अ जूसी मैंगो, then his existence can always be questioned. So he cannot be conceived to be necessarily. Thus, any being is probable. So the concept of necessary being is self-contradictory. आगे बढ़ते हैं. फर्दर डीपर लेवल पे जब एनालिसिस करते हैं, देन कम्स कैंट्स डिवास्टेटिंग ब्लो टू दिस आर्ग्यूमेंट. अभी तक हम कुछ इसमें लगाते दिमाग, अब देखें कैंट क्या कहेंगे. जिस एजम्पशन पे डेकार्ट खड़े हैं, उस एजम्पशन को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे. एजम्पशन क्या है? एजम्पशन है कि दैट एग्जिस्टेंस लाइक ट्रायंगुलैरिटी, ये एक प्रेडिकेट है जो किसी चीज में हो सकती है या नहीं भी हो सकती है. ठीक, सो दैट इट कैन बी और कैन नॉट बी एग्जिस्टिंग. इट इज अ प्रॉपर्टी लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी. Kant points out that the idea of existence does not add anything to the concept of particular thing. ये है ही नहीं प्रेडिकेट, एग्जिस्टेंस कुछ ऐड ही नहीं करता. जब आप कहते हैं कि दिस मैंगो इज जूसी, जूसी हैज एडेड समथिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ मैंगो. कैंट सेज existence does not add anything to the concept at all. अब आते हैं वापस वो एग्जाम्पल पे, नॉन एग्जिस्टेंट डॉलर्स. एक इमेजिनरी एक गुच्छा इमेजिनरी आपके ख्याल में है, जिसमें 100 अशरफिया हैं, $100 हैं, 100 रुपीज हैं. इसमें सेम नंबर ऑफ रुपीज, डॉलर्स या अशरफिया होंगी जो रियल $100 में होंगी. So an imaginary $100 consists of the same number of dollars as a real $100. जब हम कहते हैं कि डॉलर्स आर रियल, अशरफिया आर रियल, या these 100 रुपीज एग्जिस्ट, हम क्या कहते हैं? हम एक्चुअली कह रहे होते हैं कि जो कंसेप्ट है $100 का, ये दुनिया में कहीं ना कहीं पे इंस्टेंशिएट हुआ है, हमने इसको देखा है. ये आप कह रहे होते हो जब आप एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हो. Thus, to say something that it exists is not to say that in addition to its various other attributes, it has one more attribute of existence. No. But it is to say that with all of the attributes, we have seen it. There is that something in the real world. इस पॉइंट को और ज़्यादा एलैबोरेट किया फाइनली
यही क्रिटिसिज्म, मतलब कोई इसमें नया एडिशन नहीं हुआ, लेकिन जो कैंट कह रहे थे उसको और इजीली समझाने के लिए मॉडर्न फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल ने इसको अ, और बेहतर समझा, क्योंकि और होगा भी ऐसा ही, क्योंकि लैंग्वेज के फिलोसोफर है, लैंग्वेज पे होल्ड है, तो पूरा इसका बता दिया उन्होंने कि मसला क्या हो रहा है, एक्चुअली इसमें गलती क्या हो रही है। बर्ट्रैंड रसल ने इस वर्ड की एग्जिस्टेंस, इसकी एनालिसिस बताई। इन्होंने कहा कि जब हम इंग्लिश में इसको यूज करते हैं एग्जिस्टेंस को, ये ग्रामेटिकली एक प्रेडिकेट है। जैसे द बॉल इज ब्लू, तो बॉल के बारे में ब्लूनेस प्रेडिकेट हुई कि ये ब्लू है। सिमिलरली द बॉल एग्जिस्ट्स, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस कैसे यूज हो एज ए प्रेडिकेट, कहते हैं ग्रामेटिकली इसको हम एज ए प्रेडिकेट ही यूज करते हैं, ये सही बात है, लेकिन लॉजिकली इट्स नॉट ए प्रेडिकेट। लॉजिकली इट परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन। वो कहते हैं हम अगर इसी सेंटेंस को डिफरेंट वे में पुट फॉरवर्ड करें, ट्रांसलेट करें, तब ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए वो एग्जाम्पल क्या देंगे। बर्ट्रैंड रसल का खुद का दिया हुआ एग्जाम्पल, कहते हैं व्हेन वी से इन इंग्लिश काउ एग्जिस्ट्स या काउज एग्जिस्ट, ये एक्चुअली लॉजिकली हम अगर इसी को अब लिखें तो कैसे लिखेंगे। ये कहते हैं व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज देयर आर सर्टेन एक्स फॉर विच एक्स इज अ काउ इज ट्रू, कि दुनिया में एक्स एग्जिस्ट करता है, कि एक्स इज अ काउ इज ट्रू, या अ, अ, किसी चीज की ना नॉन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जांपल भी उनका खुद का है, यूनिकॉर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या कह रहा है एक्चुअली ये स्टेटमेंट, देयर आर नो एक्स सच दैट एक्स इज ए यूनिकॉर्न इज ट्रू, ये कहा जा रहा है। तो इस ट्रांसलेशन से क्लियर हो जाता है दैट टू से काउज एग्जिस्ट इज नॉट टू एट्रीब्यूट अ क्वालिटी टू देम, इट इज जस्ट टू assert that there are objects in the world to which such a description can be put on। ये क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म हुई, इससे ये लगभग लगभग we have driven home the point that it does not hold this argument। अगर एग्जिस्टेंस जैसे एंसेलेम और डेकार्ट अज्यूम करते थे ये एक एट्रीब्यूट है या ये प्रेडिकेट है जिसको हम डेफिनेशन में इंक्लूड कर लें, then ontological argument is valid, for it would be self contradictory to say that the most perfect conceivable being does not exist। लेकिन अगर एग्जिस्टेंस, जो कि ग्रामेटिकली तो प्रेडिकेट है लेकिन लॉजिकल फंक्शन में दिखता है कि ये प्रेडिकेट एक्चुअली नहीं है, देन ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फेल्स, देन इट फेल्स। ये तो ये लॉजिक की दुनिया, वो आते हैं दीन की दुनिया पे। कार्ल बाथ जैसे ये जो थियोलॉजियन, वो कहते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक्चुअली खुदा के एग्जिस्टेंस का आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए था, ये है ही नहीं वो आर्ग्यूमेंट। ये तो एक्चुअली है डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड सेल्फ रेवलेशन एज one whom the believer is prohibited from thinking as less than the highest conceivable reality। What a beautiful thing to say। आपको ये नटशल में एक स्टेटमेंट बोला गया है अल्लाह अकबर, ये कह रहे हैं काल बात। आपको क्या कहते हो, अब्दुल क्या नाम था उनका, अब्दुल हादी आई थिंक, जिन्होंने वो ग्रामेटिकल एरर्स इन कुरान किताब लिखी थी, तो उसमें वो एक ग्रामेटिकल एरर कहते हैं कि गॉड इज द ग्रेटेस्ट यूज होना चाहिए, गॉड इज द ग्रेटेस्ट। और आप भी जब दिमाग में सोचते हो आप यही सोचते हैं गॉड इज द ग्रेटेस्ट, लेकिन अल्लाह अकबर का ट्रांसलेशन होगा गॉड इज ग्रेटर, इसका ट्रांसलेशन गॉड इज द ग्रेटेस्ट नहीं है। बट इट्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉड, गॉड इज ग्रेटर, बिकॉज व्हाट इट एक्चुअली सेज इज कि वट एवर यू कैन थिंक ऑफ अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेटर। सो अब आप देखिए जब देयर इज अ गुड थिंग हैपनिंग एंड देन यू से अल्लाह अकबर, आप कोई अजूबा देखते हो, तो मैजिक, यू सीइंग ए प्लेन
fly and then you say Allah Akbar. Don't say Allah Akbar in a plane flying, you might be thrown out. But if you say Allah Akbar looking at the technology, what are you saying actually? Ki God is greater than this as well. Okay, he can do this, but he is greater. This is not the end of God's creation. At everything you say, God is greater. So, Anselm's argument does not seek to convert the atheist, but he is rather leading an already existing theist into a deeper understanding of the subject. That's what is happening. अब लेकिन वापस जाते हैं डेकार्ट के पास. मान लेते हैं आप 2 मिनट के लिए कि हो गया खुदा का होना साबित. अब अगर खुदा का होना साबित हो गया, एक परफेक्ट ट्रुथफुल गॉड का होना साबित हो गया, तब वो जो हाइपोथेसिस थी हमारी कि डिसीविंग डीमन हमको दुनिया के बारे में डिसीव कर सकता है, दैट मस्ट बी गिवन अप. ये खुदा का होना इल्म की गारंटी है. ही कैनॉट लेट अस एर लाइक दिस. जो भी हम क्लियरली और डिस्टिंक्टली परसीव करते हैं, इट मस्ट बी ट्रू, अदरवाइज गॉड वुड बिकम ए डिसीवर. Thus, the existence of God ये sufficient गारंटी है against doubt और agnosticism. तो डेकार्ट ने क्या किया? डेकार्ट ने वही किया कि पहले योगा सिखा रहे थे, फिर मैगी खिलाया. पुट योर राइट हैंड आगे, पुट योर लेफ्ट हैंड आगे, ना हैव माय नूडल्स. तो इन्होंने क्या किया? रैशनलिज्म अक्ल 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 लगा के लगे हाथ, दीन समझाए. तो असली में ही इज जस्ट देयर इन द स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन. And that's very interesting. We can think of him now as something who links the two tradition. इससे पहले दीनी तस्वुर दुनिया का और उसके बाद बिल्कुल अक्ली तस्वुर दुनिया का, वो उसमें एक ब्रिज भी बन जाते हैं डेकार्ट. In modern language, the veracity of God simply means that the universe is rational through and through, and we can hope to make enquiries about it without the fear of being baffled in our search. इस पे भी लेकिन क्रिटिसिज्म होता है. डेकार्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि उस्ताद, यू आर आर्ग्यूइंग इन सर्कल. क्लियरनेस और डिस्टिंक्टिवनेस आइडिया से आपने खुदा का तसव्वुर प्रूव किया. सो फ्रॉम द क्राइटेरियन ऑफ क्लियरनेस एंड डिस्टिंक्टनेस ऑफ आइडियाज, यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ए गॉड, एंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज. बट दिस इज अ रॉन्ग क्रिटिसिज्म. यहाँ पे हमको डेकार्ट की डिफेंस में खड़ा होना पड़ेगा. It is apparent that he is doing it. That's like it's apparent. But if we go a little deeper, we would understand कि this criticism is not fair. Superficially तो it is true. देखिए क्यों? जब knowledge की बात होगी, then criteria comes first. जब knowledge की बात होगी, तब पहले हमको criteria पता चला, उस criteria से हमने खुदा के होने का तस्वुर अक्स किया, derive किया. लेकिन in terms of existence, metaphysics, God comes first. The criteria is suggested as soon as we begin to apply the method, but the method itself is based upon some metaphysical assumption. God. अब ये जो डेकार्ट का गॉड है, जो साबित हो गया, अगर हुआ, मसला तब भी हल नहीं हुआ. एक थीस्ट के लिए मसला अभी हल नहीं हुआ. एक मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए मसला हल हुआ ही नहीं. ये खुदा है कौन? ये है कैसा? ये है क्या? ये अभी सारा श्राउडेड इन मिस्ट्री है. अब अगर डेकार्ट से ये पूछे कि ज़रा बताओ हमको ये खुदा के बारे में, जो आप ये खुदा अभी साबित करें, इसके बारे में हमें बताइए कुछ. देयर इज वेग एंड इनडेफिनिट यूज ऑफ इट. आपको डिफरेंट डिफरेंट जवाब मिलेंगे. कहीं पे आपको लगेगा ही इज टॉकिंग अबाउट दैट एब्सोल्यूट ऑफ मेटाफिजिक्स. एब्सोल्यूट मतलब जिसपे हर एक चीज अपनी एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड करती है, विच इन इटसेल्फ डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग. तो एब्सोल्यूट ऑफ मेटाफिजिक्स इज नॉट द कांसेप्ट ऑफ गॉड एंड रिलीजन. हमारे लिए इट्स परफेक्ट पर्सनल क्रिएटिव बीइंग जिसकी हम इबादत करते हैं. तो
डेकार्ड के लिए कभी एब्सोल्यूट होता है, कभी पर्सनल क्रिएटिव बीइंग होता है कहीं-कहीं पे, नेवर रियली क्लियर। तो हमारा जो तस्वुर है खुदा है, वो इस रैशनलिस्ट सिस्टम से नहीं डिराइव हो सकता। समथिंग आई एम अ वेरी ह्यूज प्रोपोनेंट ऑफ। So all of this, these bahas on God's existence, they're like, what do I say? Lies, probably. ये जो इनकंसिस्टेंसी है, इस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया अगले फिलोसफर ने, दैट इज स्पिनोजा। और स्पिनोजा का सिस्टम फिर वही सिस्टम होगा इब्न अरबी का या शंकराचार्य का। हर एक चीज खुदा ही है। देयर इज नथिंग बट गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। स्पिनोजा को हम देखेंगे आगे। अभी वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह कल विद डेकार्ट का फर्दर माइंड बॉडी कंसेप्ट, एक्सटर्नल वर्ल्ड का कंसेप्ट क्या है डेकार्ट का। लेकिन ये जो हमने तस्वुर खुदा का प्रूफ डिस्ट्रॉय किया अभी, व्हाट implications does it have for a theist? That's a very important thing, and that's why a teacher has to be theist. When you there's a criticism of philosophy that ये philosophy पढ़ते हैं और एथीस्ट बन जाते हैं, अ, और जो कि काफी हद तक सच है। जैसे यूनिवर्सिटी has become a hub, breeding ground of like atheists. The problem most of the time is with the teacher who is teaching it. इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? क्या अब मैं एथिस्ट बन गया क्योंकि मैंने अभी-अभी ओंटोलॉजिकल प्रूफ को डिस्ट्रॉय किया? और खुदा न खास्ता मैं एथिस्ट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कैंट के साथ भी नहीं हुआ। कैंट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थीस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग थीस्ट। ऐसा नहीं कि छोटा-मोटा थीस्ट, नो, स्ट्रॉन्ग थीस्ट बिलीव्ड। उनका उनका वो मशहूर स्टेटमेंट कि 2 चीज़ें मुझे हैरान कर देती हैं। एक ही, जब मैं सर उठाता हूँ, ऊपर तारे देखता हूँ। Sky filled with stars fills me with amazing this. I'm amused by it. And the moral sense inside me. तो वो खुदा के तस्वुर के कायद थे। ऐसा ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ इतना साबित हुआ कि ये जो ये ओंटोलॉजिकल प्रूफ है, ये रैशनली वैलिड नहीं है। इससे और कुछ नहीं साबित हुआ। नथिंग एट ऑल। एम्पिरिकल प्रूफ खुदा का ही असली प्रूफ है। खुदा के एग्जिस्टेंस का प्रूफ एम्पिरिकल है। अब ये हमारा माइंड रेडीली एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमने खुदा को देखा नहीं है। ट्रू, नहीं देखा हमने खुदा को। देखा हमने अपना दिमाग भी नहीं है। देखा, बट वी कैन एक्सपीरियंस आवर, देयर इज समथिंग कॉल्ड मिस्टिकल एक्सपीरियंस। दैट्स व्हाई वही बिकम्स इम्पोर्टेंट। हाउ डिड उबय इब्न कअब नो दैट द प्रॉफिट वाज अ रियल प्रॉफिट? हाउ? उनको उनकी अक्ल ने क्या बोला था? उनकी अक्ल ने उनको बोला कि नो, ही इज नॉट अ प्रॉफिट। मशहूर किस्सा है, हदीस में बयान हुआ है। कहते हैं उबय इब्न कअब, मैंने एक सवाल पूछा जो उन्होंने जवाब दिया। सवाल नहीं था वो, इट वाज़ डिफरेंट थिंग, वी विल टॉक अबाउट दैट सम अदर डे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, हज़रत उबय इब्न कअब उनका ईमान डगमगाया। और हम किन उबय इब्न कअब को जानते हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, अगर कुरान आपको सीखना है तो इन 4 लोगों से सीखना। उनमें से एक हज़रत उबय इब्न कअब, एक इब्न मसूद, हज़रत उबय इब्न कअब। वी नो दैट हज़रत उबय इब्न कअब, एंड ही इज़ टेलिंग अस दिस। What happened after that he became such a big thing in Islam? When this was happening to him, when he asked this question, and the Prophet responded, and his faith was shaken, the Prophet knew that this has happened. Then he places his hand on his chest. He places his hand on his chest, and something happens to Ubay ibn Ka'b, which is a proof for him, not for us, that he at once realized where he was erring. Now that's not a proof for us, that's a proof for Ubay ibn Ka'b. For us, what is the proof? For us, the proof becomes the existence of lot many of such proofs. What does that mean? The countless Sahaba and their perpetual the information has reached us through Tawatur, the historicity of that information, and then our personal mystical experience, that subject to belief in a particular thing. For example, when when our
Say, for example, my beloved, when she tells me that I love you, there is no empirical evidence, rationally cannot be proven, but I believe in it. मुझे यकीन होता है कि जब वो कहती है I love you. Similarly, when someone tastes food and tells me, oh, it's tasting beautiful, you should try it. I trust. And where does that trust come from? Because that trust works practically. वो practically work करता है, it never fails. How does it work? Where does it come from? ये हमारे existence का एक subjective reality है. हम machines नहीं हैं जो बाइनरीज में वर्क करे, 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1. The interesting truth of our existence is the subjective reality we live in, yet live it objectively. हम एक सब्जेक्टिव दुनिया में रहते हैं, लेकिन हम हर एक एक्ट ऑब्जेक्टिव करते हैं, बट येट इट सीम्स टू वर्क. इट रियली सीम्स टू वर्क. एवरीथिंग, एक एक चीज़ जो हम करते हैं सब्जेक्टिव रियलिटीज़ पे बेस्ड है. उनके रूट में जाएंगे, एजम्पशंस ही एजम्पशंस दिखेंगे. बट साइंस वर्क्स. The cars you are moving in, they work. Your phones work. Internet works. Relationships work. How? जैसे language works. It shouldn't work. Why should language work? मतलब ये जो मैंने sentence use किया, why should language work? Why do you understand what is language? How do you know that what I mean by language is the same thing as you know? You think of language. ये जितने भी मैंने वर्ड्स किए, मेरे दिमाग में जो तस्वुर है इन वर्ड्स के रिलेटेड, मुझे कैसे पता आपके दिमाग में भी वही है? क्या हम लॉजिकली इसको प्रूव कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते. व्हेन आई से रेड, वी मीन द सेम थिंग. या नॉट जस्ट दैट, एम्पेरिकल पे भी जब हम दोनों रेड कलर को देखते हैं, आप और मैं, क्या हम सेम फील करते हैं, सेम चीज़ देखते हैं? वी डू नॉट नो, वी वुड नेवर बी एबल टू प्रूव इट एज वेल, बट इट वर्क्स. It just works. Everything falls in its place. And we humans, we are rational, we are empirical, and we are mystical. We are all the three. We are not just one. If we have only empirical view on the world, our rational self and our mystical self would revolt, and we would not be at peace. If you are entirely mystical, you shun the world, and you leave all logic, your rational self and your empirical self would not be at peace. Similarly, if you are only rational, your empirical and mystical self would not be at peace. So, to bring all the three into peace, there has to be this handsome cohesion between the three. There has to be a handsome, beautiful balance between the three. And when that balance arrives, that experience of that balance proves to you that this mystical element, this rational element, and this empirical element, all three have this much truth in themselves. And that proves the existence of God for you. Nothing else. Nothing else. You might convert 1 billion people using logic, you would not have made even one Muslim. So that's the point you should take home from today.